सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वार्तालाप कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा, पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, पत्रकार और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर चर्चा की। इस दौरान एथेनॉल को लेकर चल रही बहस के बीच इसके फायदे भी गिनाए गए। वक्ताओं ने कहा कि एथेनॉल के बढ़ते उपयोग से पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और देश में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि इस सवाल से सांसद जनार्दन मिश्र थोड़ा सा झल्लाते नजर आए। फर्जी मजदूर, उनका भुगतान, इस सब रोकने के लिए पूरी तरह से तकनीक का सहारा लिया गया है और अब इस बात की संभावना बहुत कम रह जाएगी कि कहीं भी फर्जी काम ए से बी से सी तक एक ही काम को 3 बार 2 बार उसी में एक ही मजदूर है नहीं, लेकिन नाम लिखा है, मजदूरी की पेमेंट हो रहा है और उस पर मजदूरी का बंदरबाट हो रहा है। आदमी मर गया है। पश्चिम बंगाल में 24 लाख फर्जी मजदूर पाए गए हैं जो कहीं थे ही नहीं और उनका पेमेंट हो रहा था, मजदूरी मिल रही थी। मजदूर मर गया 10 साल पहले, अभी भी उसका नाम चढ़ा हुआ है। मैंने एक राज्य का नाम लिया जिसके आंकड़े आए हैं। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि मजदूर मरा हुआ है और उसका उसी मजदूरी पे का पेमेंट हो रहा है, लगातार वो काम कर रहा है। तो इन सब जो विसंगतियां थी, इन्हें दूर करने के लिए तकनीक के माध्यम से दूर किया जाएगा। ये मूल रूप से बीबीजी रामजी योजना के लक्ष्य है, मापदंड है और उसको पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेकर के जो आज तक उसमें कमियां रही हैं और जो लूट रही है, मैं लूट शब्द का उपयोग जानबूझ के कर रहा हूं, जो लूट रही है उसे कम करने के लिए, लगभग शून्य करने के लिए इस योजना को लाया गया है। और मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि 2-4 वर्षों में इसका परिणाम जब सामने आएगा तो लगेगा कि नहीं, अभी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल वालों से बात कर रही है और सारी कंपनियां तैयार हो हैं, लगभग 4 कंपनियां तो तैयार हो गई हैं कि हम 100% एथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाएंगे। और इस तरह से आगे आने वाले समय में जब 100% एथेनॉल से हमारे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलने लगेंगे तो जो हमारी ऊर्जा की मजबूरी है आयात की, वो एकदम से लगभग शून्य हो जाएगा और ये बहुत जल्दी होगा इससे। और इसमें केवल ऊर्जा आयात की कमी नहीं होगी, बल्कि किसान, जो गन्ने का किसान है, जो मक्के का उत्पादन करने वाला किसान है, जो चावल की किनकी, ये और भी सड़े गले ये जो खाद्य पदार्थ, बचे हुए खाद्य पदार्थ, ये सब जो रॉ मटेरियल मिलेगा, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, आय के नए स्रोत भी पैदा होंगे और आयात पर हमारी निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी। इस तरह से केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में को कैसे मजबूत किया जाए, चाहे वो एथेनॉल के उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, चाहे कुसुम योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था 60 करोड़ 7 करोड़ इतनी बड़ी जनसंख्या को हेल्थ सिक्योरिटी के मामले में दुनिया में कोई भी देश में इतनी बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ कवर कोई दूसरा देश नहीं दे पाया। तो इसका प्रचार होना चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। और इसका फायदा यह हुआ कि जब हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मालूम पड़ा कि अब देश के नागरिकों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, पेइंग कैपेसिटी उनकी आमदनी बढ़ी हो ना बढ़ी हो इससे उसका संबंध नहीं है।
उनके जेब में जो आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड है, वो गरीब से गरीब आदमी को बड़े से बड़े अस्पताल में आसानी से पहुंचता है और 5 लाख रुपए का कार्ड दिखाता है, उसको भर्ती करके उसका इलाज करें। तो इसका मतलब है कि बड़े अस्पतालों का दरवाजा आम आदमी के लिए खुल गया और उससे फर्क ये पड़ा है कि तेजी से प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल बनने शुरू हो गए, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा अस्पताल इसलिए बनाते थे हर जगह। सतना के पतेरी की रहने वाली सोनम तिवारी उर्फ गुड़िया का विवाह ललितपुर क्रमांक 2 में हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक सोनम के ससुराल से फ़ोन गया कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। वहीं आरोपी पक्ष थाने में किसी तरह से अपनी सुरक्षा को लेकर फरियाद लगा रहा है। हीरालाल पांडे मेरा नाम है। ये पर हुआ मेरी बहन की नातिन है। क्या घटना क्या हुई? ये जला दिए हैं आगी में जला दिए हैं बच्ची को। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का गुड़िया कहते हैं। बच्ची का ना सोनम तिवारी मेरी छोटी बहन है। पापा जी का नाम विजय कुमार द्विवेदी है, मम्मी जी का नाम नारायणी द्विवेदी है। हम लोग सतना से हैं, पतेरी मोहल्ले से। बहन की मेरी शादी ललितपुर क्रमांक 2 में हुई थी और क्या कहते हैं, उन्होंने सुबह उसको मार दिए, फांसी में लटका दिए। अब मुझको 12:49 में कॉल करते हैं इसका जेठ, बोलता है कि मादर चौथ तेरी बहन को जला दिया हूँ, आके राख ले जा। मैंने दोबारा रिप्लाई फ़ोन किया, गाड़ी चला रही थी, सुनाई नहीं दिया, तो मैं फ़ोन लगाई दोबारा। यहाँ यही रीवा में ले आए सर। जब फांसी लगाई थी लड़की तो इनको डेड बॉडी उतार के नहीं लाना चाहिए, ना ये पुलिस कंप्लेन किए हैं ना कुछ किए, ये डेड बॉडी उतार के लाए हैं रीवा में। नहीं तो ये फांसी कहाँ लगाई गई? फांसी सर अपने ससुराल में ललितपुर क्रमांक 2 में। ललितपुर क्रमांक 2 ताला थाना लगता है, चौकी मुकुंदपुर लगती है। उसके हस्बैंड का नाम अखिलेश तिवारी, उसके जेठ का नाम है नीलेश तिवारी, उसकी सास है और उसकी नंद है, उसकी जिठानी, उसका ससुर, सब लोग मिलके उसको फांसी में लटकाए और उसके बाद उतार के बॉडी लेके आए हैं कि इसके मायके वाले ना आने पाए, इसको ले जाए। सर अब थाने में लुके बैठे हैं। मायके पक्ष को सूचना नहीं दी? कोई नहीं सूचना। 12:49 में फोन आया, ये लोग गाँव से बॉडी 11 बजे लेके चले आए बिना बॉडी बता तो है क्यों रखी गई बॉडी? क्यों रखी गई बॉडी वहाँ? क्यों तो घर वाले तो ये लड़की के परिजन कैसे नहीं होगा? काहे फोन लगवा रहा? शासकीय स्कूलों में छात्रों को पढ़ने के लिए किताबें और गणवेश की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है, लेकिन इस बार सिलेबस बदलने के बाद कुछ किताबें अभी तक छात्रों को नहीं मिल पाई हैं, जिसकी शिकायतें लगातार मीडिया को मिल रही थी, जिसे लेकर हमारी टीम ने आज शासकीय एसके कन्या स्कूल का दौरा किया, जहां छात्रों से बात की। इसके साथ ही प्राचार्य ने बताया कि नई किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जिन्हें नेट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने भी माना कि कुछ किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जल्द ही किताबों की उपलब्धता कराई जाएगी, साथ ही गणवेश की भी व्यवस्था की जाएगी। कौन सी क्लास है ये? 7 आपके पास किताबें कौन कौन सी नहीं मिली है? साइंस की, मैथ्स की। नोट्स है आपके पास? नहीं बनवाए गए, पढ़ाई की गई? मतलब अभी पुरानी बुक से समझा दी, केवल समझा रहे हैं, नोट्स नहीं बने। नए सिलेबस बदल गए हैं? हाँ सिलेबस बदले हैं बता रहे हैं हाँ। किताबों से। तो ये अभी 1 महीना बीत चुका है, आगे कैसे पढ़ाई कर पाओगे जब नहीं पढ़ पाएंगे? तो पता नहीं। और सारी किताबें मिली हैं आपको? हाँ और सारी किताबें मिली है। 2 किताबें नहीं मिली हैं जिसकी पढ़ाई नहीं है। हाँ अरे कौन कौन सी किताबें आपकी चेंज जो नहीं मिली है अभी तक? अभी 2 नहीं मिले हैं, साइंस मैथ और हो गया। क्या उनके आपसे श्रीवास्तव कौन कौन सी किताबें नहीं है आपके पास? मैथ और साइंस नोट्स कहाँ हैं आपके? तो नहीं बनाए। नहीं बने। क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? कैसे पढ़ते हो जब बुक नहीं है? बिना बुक बताइए। मैम लिखवा देती नोट्स है। बनवाई गई है? ये शासकीय एसके कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। सर विद्यालय कब से संचालित हो रहे हैं? विद्यालय तो अप्रैल से शुरू है ना, ये सत्र जो है। मतलब एक महीने से होता है? जी हाँ। ये बताइए अभी 6वीं 7वीं 8वीं की किताबें जो है
जी। और गणवेश का वितरण हो चुके हैं? गणवेश के संबंध में फिटिंग हो चुकी है, वहाँ से सीधे बच्चों के खाते में पहले पैसा जाता था। इस साल गणवेश वितरण के लिए शासन का निर्देश है, इस संबंध में गणवेश प्राप्त नहीं हुआ है। और जो किताबें हैं वो किताबें जो बदली गई हैं इस साल 7वीं की केवल वही नहीं आई हैं, बाकी सभी किताबें आ चुकी हैं और वितरित कर दी गई हैं। लगभग 3 किताबें। जी हाँ, लगभग 3 किताबें हैं जो अभी नहीं प्राप्त हो पाई हैं, जिसके सिलेबस बदल दिए गए। जी हाँ। ये बताइए तो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, चूंकि समय में आपको सिलेबस भी पूरा करना है। वो अपन इसमें नेट से देख लेते हैं टीचर्स लोग, और बच्चों को उसी हिसाब से गाइड कर रहे हैं फिलहाल। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे के पास किताबें नहीं है तो कैसे? व्यवस्था बनाई जा रही है उस हिसाब से, माने बच्चों को जिससे तकलीफ भी ना हो उसे पूरी कंप्लीट नोट्स तैयार कराई जा रही है, जिससे संशोधित पाठ्यक्रम के हिसाब से। महीना बीत रहा है, अभी तक बच्चों के पास किताबें नहीं है, तो बच्चों को जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है कि मतलब गुणवत्ता भी आप लोगों की परीक्षा ले ली जाती है, क्या यही कारण शासन की लचर व्यवस्था है या आप लोगों की? नहीं, शासन की व्यवस्था लचर नहीं कह सकते हम, इसलिए कि शासन के ही कर्मचारी हैं हम लोग। अब जो जैसा उपलब्ध होता है उस हिसाब से काम चलता है। नहीं तो उपलब्ध कौन कराता है, शासन कराता है कि आप लोग डिमांड करते हैं? हम लोग डिमांड करते हैं बीआरसी के थ्रू। हाँ। जन शिक्षक से बीआरसी वहाँ से डिमांड करके मंगाते हैं। शासन जिम्मेवार नहीं है तो फिर आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड नहीं की। डिमांड की गई है सर, डिमांड तो हम लोग की फीडिंग जैसे रहती है वो डिमांड रहती है कि जितनी हमारी मैपिंग है उस हिसाब से। नहीं तो समय पे डिमांड करेंगे तो समय पे चीजें मिलेंगी ना। जिस समय पे ही है डिमांड, मैपिंग जैसे होती जाती है उससे संख्या बनती जाती है। ये बताइए जो किताबें आपके पास नहीं है, दुकानों में उपलब्ध है जी, तो क्या मानते हैं कि प्राइवेट दुकानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के नहीं, हम ऐसा नहीं मान सकते। हमारे शिक्षक जो हैं तो किताबें ले लिए हैं PDF में उसी को, और बच्चों को उसी हिसाब से पाठ्यक्रम की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन बच्चों उसको रिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि उनका नहीं, किताब नहीं। उनकी कॉपियां बनवाई जा रही, विधिवत अभ्यास पुस्तिका जो है उनकी बनवाई जा रही, इसीलिए कि जब तक व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, जब आप लोगों ने गणवेश का वितरण नहीं किया तो दबाव कैसे बना सकते हैं बच्चों को? नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं बनाते हैं। मतलब गणवेश आने की उम्मीद है, कब तक जी हाँ, आएगा ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम है। अभी तक चूंकि राशि आती थी, इस साल थोड़ा सिस्टम बदला है, गणवेश देने का है, तो बिना गणवेश के ही आते हैं बच्चे। कुछ अपने से है, जैसे पुराने बच्चे तो पिछले साल तक बनवाए थे, जैसे कुछ अपने से पैसे से बनवा लिए, कुछ अपने से बनवा लिए कि आएगा पैसा तो उसी से। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार पांडे। किस पद पे हैं? माध्यमिक शिक्षक हैं। साथ में 8वीं की मैथ और साइंस का आएगा, इंग्लिश की एक किताबें विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये एक आध जगह अपवाद हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जिले में जो विभिन्न विषयों की 4,71,444 पुस्तकें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 4 लाख लगभग 4,55,000 पुस्तकें वितरित हो चुकी है। बाकी का वितरण का कार्य चल रहा है। एक आध जगह अगर नहीं आती है तो वो आने वाले समय में पुस्तकें वितरित हो जाएंगी, और ऐसा कोई मामला अभी मेरे तो संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन आएगा तो उसके हम समुचित कार्रवाई करेंगे। पर यह है कि शासन से रेगुलर पुस्तकें प्राप्त हो रही है और उसका समुचित वितरण भी छात्र छात्राओं को, जो संकुल प्राचार्य है, स्कूल के जो प्राचार्य है, स्टाफ है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा BRC, BSc और BO के द्वारा वितरण किया जा रहा है। गणवेश की भी हर साल सरकार पूर्ति करती है, और उसके वो भी जो लास्ट ईयर की गणवेश है वो भी वितरित हुई है। तो ऐसा कोई मामला इस बार भी मेरे को प्रकाश में नहीं आया। आएगा तो हम करेंगे। इक्का दुक्का कोई अपवाद हो सकता है तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग तैयार। रीवा की रहने वाली कल्पना गुप्ता और उनके पति संदीप गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने सप्लायर से 60 गांठ कर फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई और PMFME योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक से 31,50,000 रुपये का लोन प्राप्त किया। जांच में सामने आया कि जिस आइसक्रीम फैक्ट्री के नाम पर लोन लिया गया था वो केवल कागजों में ही संचालित थी। EOW की जांच में ये भी सामने आया कि फैक्ट्री के लिए मशीनें भी मौके पर नहीं मिली और लोन की राशि के दुरुपयोग की भी आशंका है। मामले में कल्पना गुप्ता, संदीप गुप्ता सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पंजीबद्ध हुआ है। इसमें मूल रूप से एक योजना है केंद्र सरकार की PMFME। इस योजना के अंतर्गत शासन से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें मूल रूप से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अगर आप कोई
फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाते हैं और सक्सेसफुल उसको 2 साल या 3 साल तक रन करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी रिलीज होती है। ये जो हमारे यहाँ पे शिकायत आई थी उसके सत्यापन के दौरान पाया गया कि ये गुप्ता फैमिली जो है उनके द्वारा एक आइसक्रीम फैक्ट्री बनाने के नाम पर बैंक से लोन प्राप्त किया गया और जब बैंक वालों ने मौके पे जाके वेरीफाई किया तो कोई आइसक्रीम फैक्ट्री वहाँ पर संचालित होना नहीं पाएगी। सप्लायर उससे मशीन जो है इनको संबंधित जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको मशीन देंगे। तो जब इसको वेरीफाई किया गया और इन लोगों के कथन लिए गए तो पता चला कि असली में कोई मशीन सप्लाई ही नहीं की गई क्योंकि कोई फैक्ट्री संचालित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैंक से जो पैसा मिला है उस पैसे को ही इन्होंने आपस में बंदरबांट कर लिया। इस प्रकार से ये जो सप्लायर्स और जिन लोगों ने लोन प्राप्त किया है उनके विरुद्ध अपराध। कहाँ के रहने वाले कौन? ये अधिकतर लोग यहीं रीवा के रहने वाले हैं और इसमें जो सप्लायर्स हैं वो भी यहीं रीवा या उसके आसपास के एरिया के हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक। इसमें सर बैंक के भी कुछ कर्मचारी या नहीं, इसमें बैंक की कोई त्रुटि नहीं है। इनफैक्ट बैंक ने ही इसमें कंप्लेंट करी थी। ये पूरा खेल सब्सिडी के लिए किया गया कि पूरा? यस, ये जो है सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए खेल किया गया है क्योंकि अगर आपको सब्सिडी जब भी मिलेगी जब आप फैक्ट्री संचालित करके दिखाओगे और वो फैक्ट्री आप चला नहीं रहे थे, बस केवल वो जो 10 लाख रुपए सब्सिडी है उसको प्राप्त करने के लिए खेल किया गया। तो ऐसे लोगों के चक्कर में तो जो जेन्युइन लोग रहते होंगे सर उनको दिक्कत होगी प्राप्त करने में। हाँ, बात तो आपकी सही है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं या बैंक के जो अधिकारी हैं उनको मन में संदेह तो आएगा कि, और वो होना भी चाहिए, और बैंक का काम है वेरीफाई करना। इसीलिए जो बेरोजगार होते हैं उनको जो है जल्दी लोन बैंक देते हैं। नहीं, देखिए वैसे भी जो लोन की प्रक्रिया है उसमें बैंक के पास में जो है उनका एक अलग प्रोसीजर बना हुआ है। उसके अंतर्गत उनको बहुत लेवल पे उसको वेरीफाई करना पड़ता है तब जाकर के लोन दिया जाता है, क्योंकि लोन देने के अलावा लोन को आपको वापस प्राप्त करना है, रीपे की उनकी कैपेसिटी है कि नहीं, तमाम सारी चीजें रहती हैं, बैंक उनको वेरीफाई करता है। और इस तरह के घोटाले अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान, स्कूली छात्र छात्राएं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य युवाओं में आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाना है। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को नशे के प्रति जागरूक करेगा। रीवा जिले में नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई के साथ जन जागरूकता पर विशेष जोर दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं, विशेषकर स्कूली छात्र छात्राओं को नशे से दूर रखना इस अभियान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है। पिछले साल अभियान चलाया गया नशे से दूरी है जरूरी 1.0, इसी क्रम में इस बार भी चलाया जा रहा है और कोशिश है कि उससे ज़्यादा वृहद स्तर पे ये अभियान चलाया जाए, जागरूकता लाई जाए। बहुत सारे इवेंट इसमें प्लान किए गए हैं रीवा जिले के लिए। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग विभाग से बात हुई है, स्पोर्ट्स अधिकारी से, कोऑर्डिनेटर से। इस बार सामाजिक न्याय विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, आबकारी, सभी विभागों से एक टीम बना के जो है इस बार इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। और तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर, जिला मुख्यालय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे जो नशे से दूर रहने के लिए जो है जानकारी भी दी जा सके, प्रेरणा दी जा सके, खेलों को चूज़ किया जाए, ये फोकस रहेगा। आम लोगों में, नए बच्चों में, नए युवाओं में ये मैसेज दिया जाएगा कि नशा नहीं, खेल चुने। इस बार हमारी ये थीम रहेगी रीवा जिले में और इसी क्रम में खेल के बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे और हमें ये उम्मीद है कि पूरे जिले भर में इस कोशिश का एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी, नुक्कड़ नाटक द्वारा भी समझाया गया है। जी, आज एक रैली आयोजन किया गया यहाँ जिला मुख्यालय पे, जिसमें एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया है, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सहज तरीके से बताया गया कि जो मादक पदार्थ हैं, जो नशे के पदार्थ हैं, उनसे क्या नुकसान होते हैं और वो कैसे होते हैं। और ऐसे ही नाटक जो हैं हर जिला मुख्यालय स्तर पे और सब डिवीजन स्तर पर भी किए जाएंगे।
शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदी तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 44 स्थित मूक बधिर विद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया तथा विद्यालय भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, छात्रावास की व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। इसके बाद नेत्रहीन विद्यालय का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। महापौर जी, आप निरीक्षण करने गए थे आप मूक बधिर छात्रावास में, क्या निरीक्षण? आज नेत्रहीन विद्यालय और मूक बधिर में जो शिक्षा उपकर के मद से 1 करोड़ रुपए का कार्य कराया गया, उसका दोनों का निरीक्षण किया गया। दोनों जगह हाल बनाए गए हैं, बिजली की फिटिंग कराई गई है वहाँ, और नेत्रहीन विद्यालय की स्थिति अभी जर्जर है तो उसका एस्टीमेट पुनः बनाने के लिए बोला गया है कि वहाँ पर अधिक छात्र रहते हैं और विद्यालय बहुत पुराना हो गया है, जीर्णशीर्ण स्थिति के हैं। उसमें जो नया छात्रावास बना है लड़कियों के लिए, उसका आज लोकार्पण हमारी MIC सदस्य नजमा बेगम के द्वारा कराया गया। और आपके जो संस्था के अध्यक्ष हैं देवेंद्र शास्त्री जी, उनकी मौजूदगी में हुआ। हमारे MIC के मेंबर रवि तिवारी जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो मेरा ये आज का जो कार्यक्रम था, ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, एक उस विद्यालय के प्रति एक संवेदना है हम लोग के मन में कि नेत्रहीन मूक बधिर हमारे संभाग के 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनकी व्यवस्था अति आवश्यक है, और नगर निगम के शिक्षा उपकर के मदद से फिर उसकी और व्यवस्था आगे कराई जाएगी, इसलिए इसका निरीक्षण किया गया। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूड कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती
जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। आज रीवा के रेड क्रॉस सोसाइटी में नवीन कृत्रिम अंग निर्माण इकाई का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस इकाई के शुरू होने से अब उन विकलांगों को यहीं से कृत्रिम अंग बिना विलंब के आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक जयपुर की एक संस्था द्वारा कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाते थे, जिसमें विलंब होने के साथ साथ उस संस्था पर निर्भर रहना पड़ता था। अब रीवा रेड क्रॉस सोसाइटी आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ विंध्य बल्कि पूरे प्रदेश में दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। कृत्रिम अंग लगाने का जो काम रेड क्रॉस के माध्यम से होता है, उसमें उसको और आज के समय के हिसाब से कंप्यूटर और सेंसर आधारित अति आधुनिक उपकरण की स्थापना का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी और पूरी रेड क्रॉस के जो मेंबर्स हैं उनको बधाई देता हूं कि समय के मांग के अनुरूप उन्होंने अति आधुनिक मशीनें जो यहाँ पर स्थापित कराई हैं, उससे जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। मुझे याद है कि एक समय जब भी कृत्रिम अंग लगाने की बात आती थी तो जयपुर में कोई संस्था है जिसका नाम लिया जाता था। जब मैं 2003 से 2008 में विधायक था तो एक बार मैंने बहुत बड़ा विकलांग मेगा शिविर लगाया था, जिसमें जयपुर से लोग आए थे और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का इस प्रकार का काम हुआ था जो आज यहाँ हो रहा है। उसके बाद आपको ध्यान होगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस बुलवाई थी जो रेलवे स्टेशन में करीब 20-25 दिन थी, और उसमें भी सर्जरी और जिनके कटे फटे होंठ होते हैं और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका काम हुआ था। तो उससे रीवा संभाग के दिव्यांगजनों का एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो निपटा था। और जब से रेड क्रॉस सोसाइटी आत्मनिर्भर हो गई है, इस प्रकार के कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए उन्होंने यहाँ पर टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स सबको इंगेज कर लिया है, मशीनें भी बुला ली हैं, तो अब बैकलॉग नहीं हो पा रहा है। लोग आते हैं और अपना काम करा के और निःशुल्क चले जाते हैं। रेड क्रॉस अपने तरीके से फंड का अरेंजमेंट करता है। तो कुल मिला के मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को कि किसी संस्था में जब काम करें तो लगातार उसको और उन्नत की ओर ले जाएं। इसका एक बहुत ही आदर्श उदाहरण यहाँ पर लोकार्पण के समय देखने को मिल रहा है। रीवा के गड़रिया में चोरों ने इंडियन आर्मी के जवान राजेश सिंह के सोने मकान में धावा बोल दिया। चोरों ने घर से करीब 12 से 15 लाख रुपए कीमत के जेवरात और अन्य कीमती सामान पार कर दिए। इसी दौरान चोरों ने एक अन्य फौजी सुधीर सिंह पटेल के घर में भी घुसने की कोशिश की, हालांकि वहां से वो कोई सामान चोरी नहीं कर सके। चोरी की पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। दरवाजे पे और किसके साथ लगाया नहीं इधर पे लगाएं क्या? आपका राजेश सिंह नाम है मेरा। फिर क्या घटना हुई यहाँ पे रात को हम चले गए थे 4 बजे समथिंग, तो शाम को जाने के बाद हम लोग आने के लिए सोचे यहाँ पे, लेकिन आ नहीं पाए। तो रात को पता नहीं लगभग कितने बजे चोरी हुई। सुबह 9 बजे पता चला मेरे को कि यहाँ पे चोरी हो गई है। क्या क्या चोरी हुई? गहना पूरा चला गया, 1.5 से 2 लाख रुपए चले गए, और क्या नाम है आई कार्ड खो गया मेरा। आई कार्ड भी ले गए उठा के, आर्मी वाला आई कार्ड। आर्मी का? हाँ, आई कार्ड भी ले गए उठा के। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग कम से कम नहीं तो 10 से 12 लाख के हुई। 12 लाख की? हाँ, 12 लाख से ऊपर ही हुई होगी। जेवर में क्या क्या गया है? चैन चले गए हैं, चैन, अंगूठी, छागल, मंगलसूत्र 4 चले गए, रानी हार चला गया, चोकर चला गया,
ये सब चला गया। ये कौन सा एरिया है? ये गरडिया मोड़ है। गड़िया मोड़। हाँ गरडिया है ये। आपका नाम? राजेश सिंह है। पटेल। ये क्या हुई है? चोरी हुई है। कब? रात में। क्या नाम है भैया के जो? सुधीर पटेल। ये फौज में है? जी, सुधीर कुमार पटेल। कितनी चोरी हुई? क्या कितने का कुछ सामान गया? नहीं, सामान तो नहीं ले गए। सोना चांदी लेते थे तो नहीं लिए हैं, बकाया सामान तो नहीं ले गए। सामान नहीं ले गए? जी। पैसा वैसा? पैसा कौड़ी यहाँ नहीं था। मतलब चोरी नहीं हो पाई गुस्से से? हाँ। अंदर तो सामान बिखरा? सामान पूरा बिखरे है, पर मिला कुछ नहीं तो चले गए। चले गए। मैहर जिले के अमरपाटन स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल से जोड़ते हुए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य आलोक कुमार सिन्हा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कैरियर विशेषज्ञ सुनील अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यशाला में विद्यार्थियों को रोजगार के बदलते परिदृश्य, अकाउंटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करियर अवसरों पर प्रोफेशनल स्किल्स की जानकारी दी गई। वहीं प्राचार्य आलोक कुमार सिन्हा ने महाविद्यालय में संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए छात्रों से उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक शुभम सिंह ने स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विद्यालय अमरपाटन में स्वामी विवेकानंद कैरियर काउंसलिंग के तत्वावधान में एक कौशल विकास और स्वरोजगार एवं चुनौतियों के बारे में परिचर्चा आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने विद्यार्थियों से उनके थर्ड ईयर के बाद और पीजी सेकेंड ईयर के बाद जो भी रोजगार के अवसर हैं उन्हें कैसे उपलब्ध किया जाए इसके बारे में चर्चा हुई। और हम चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे निकलें उनके हाथ में जॉब हो या वो जॉब क्रिएटर हो, अपना स्वरोजगार भी करें और दूसरों को रोजगार भी दें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी में हमारा उनका व्यक्तित्व विकास भी हो, उसके साथ साथ ही मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व विकास हो। ढेर सारी सरकार की योजनाएं हैं इस पर, हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और जितने लाभान्वित छात्र छात्रा उनका फीडबैक भी हम लोग बनाएंगे और उनको इस अवसर के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे कि उस पर काम करें।